आप बैठ जाइए सर, आप बैठिए। है पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसके आज 11 महीने से करीब 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम भिटियारवा से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में आए हैं। पिछले 10-15 दिनों से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और आने वाले 2-3 हफ्ते अभी आपके जिले में ही रहूंगा। इस यात्रा के दौरान अभी तक जो हम लोगों ने देखा, जो लोगों के साथ मिलकर समझने का प्रयास किया, समझा, उसके बारे में एक संक्षिप्त में अपना विवरण आपको दे देता हूँ। इसके बाद आप जो प्रश्न चाहें वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी 11 महीने का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में लोगों के नजर से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप में से कई पत्रकार ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है, तो सबको पता है। लेकिन जब हम लोग गांव में गए हैं, करीब 3600 से ज्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं, तो इस समस्या की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बेहतर हुई है। कई उदाहरण के तौर पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में जो पलायन है वो गरीबों की समस्या है, लेकिन जो हम लोगों ने गांव में देखा, पलायन और बेरोजगारी दोनों ही किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है। जो गरीब है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार के बाहर ही जाना है। परिवार की ये पलायन की परेशानी इतनी बड़ी है कि बिहार में परिवार की परिकल्पना ही करीब खत्म हो गई है। गांव में हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा अब गांव में रहते ही नहीं है। या तो वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर गए। गांव में हम लोग को ज्यादातर महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग मिलते हैं। जहां पर जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप है, वहां पर पलायन का असर 60-70% युवा वहां से बाहर है। और जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं परिवार की स्थिति जो है, हम लोग बातचीत में बताते हैं भाई ये 11 महीना से प्रशांत किशोर घर परिवार बाहर छोड़कर अपना पैदल चल रहे हैं, जबकि बिहार के ज्यादातर परिवार की ये सच्चाई है। ज्यादातर परिवार में जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको सालों भर बाहर ही रहना है। कोई छठ में, ईद में, कोई पर्व त्योहार में वापस घर आया, वरना उसको एक पूरे 10 महीने 11 महीने बाहर ही रहना है। साल में उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। और जो पलायन है, ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि 12 से 15 हजार रुपए के मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी वहां पर आर्थिक मदद मिल रही है। एवरेज लोग 6 से 8 हजार रुपया अपने घरों में भेज पाते हैं। इसी तरह बेरोजगारी जो यहाँ है, बेरोजगारी सिर्फ गरीब लोगों की समस्या नहीं है। जो अच्छे परिवार हैं, जो कृषक हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपए नौकरी के लिए भी लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं कि भैया नौकरी बच्चे को मिल जाए। तो यहाँ बेरोजगारी और पलायन एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हर परिवार को। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में भी दिखी, वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम स्वयं बिहार में सरकारी स्कूल से ही पढ़े, लेकिन आज जो स्थिति है, विद्यालयों की छवि हर जगह खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज हैं उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पे। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। आप में से कई लोगों को लगता है, या समाज में लोग बात करते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। मैं आपको इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। ये पूरी व्यवस्था जो चरमराई है, उसके पीछे वजह यह है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिए गए। जहाँ विद्यालय के भवन बने वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, और कई जगह पर जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है।
जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो मजबूत आदमी है उसी के घर पर करता है। तो मैंने ये बात उठाई कि भाई चापाकल कराने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, उसको घर में नल से पानी पहुंचे। तो 7 निश्चय की जो जितनी योजना बनाई गई है, ये प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं है, ये जनता ने बताया था। जनता ने उस समय बताया था कि जल निकासी बिहार के लोगों के नजर में सबसे बड़ी समस्या उस समय थी। और जब हम लोगों ने आंकड़ों में देखा तो करीब करीब 1/4 FIR बिहार में तो जल निकासी से जुड़े हुए लड़ाई झगड़े के मुद्दे से जुड़ा हुआ था। 7 निश्चय बना, उसकी शुरुआत हुई, उसको करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी मैंने कराई, उसको शुरू भी किया गया। लेकिन दुखद बात यह है कि जब मैं यहाँ से चला गया और नीतीश कुमार जी ने 17 में पलटी मारी और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आ गए, तो 7 निश्चय पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर वही सामान्य योजनाओं की तरह इस योजना को बना दिया गया। अगर 7 निश्चय के काम को 4 जो मैंने आपको गिनाया, अगर ये 4 काम को आपने कर दिया होता, और उस समय इन योजनाओं को करने के लिए मैं आपको बजट भी बता रहा हूँ, हर बजट को भी तय किया गया था कि अगर बिहार के हर घर से पानी के निकासी की व्यवस्था बना दी गई होती, गांव में नाले को बनाकर पानी को बाहर निकाल दिया गया होता, तो आज गांव की शकल सूरत अलग दिखती। अगर बिहार में हर घर में नल से पानी पहुंच गया होता, तो आज जो देश के स्तर पर नल के पानी की पेयजल की योजना चल रही है, बिहार पहला राज्य होता कि 100% घरों में नल से पानी पहुंचता। अगर बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लागू कर दिया गया होता, तो किसी भी परिवार को 12वीं के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर बेरोजगार युवाओं को भत्ता सरकार दे दिया होता सरकार ने, तो बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन नहीं होता। तो ये काम नहीं किया, और यही वजह है कि नीतीश कुमार से विरोध का मेरा एक वजह भी ये है कि जो योजना उस समय बनाई गई, उसको करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कोई भी सीरियसनेस शुरुआती 1-2 साल के बाद नहीं दी। शुरू के 1-2 साल तो रहे, लेकिन 1-2 साल के बाद नीतीश जी ने इसको छोड़ दिया। अब उनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से पद पर बने रहे, तो 7 निश्चय रहे न रहे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ कुर्सी अपनी बची रहे, यही उनका एजेंडा हो गया। देखिए, आप जो हमने व्यवस्था यहाँ बनाई है, जो हमारे कंट्रोल में है, आप इसमें कहीं पर भी मेरा एक फोटो भी दिखा दीजिए। PK for CM तो बहुत बड़ी बात है। हमने ना कोई दल बनाया है, ना हम उस दल के नेता हैं, ना हम अपना कहीं तस्वीर लगाते हैं। ये एक अभियान है जो मैं समझता हूं कि बिहार की सारी समस्याओं के मूल में एक समस्या है कि बिहार के लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते। तो जन सुराज की का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है लोगों को कि भाई जो आपकी समस्या है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो बात है, कृपा करके आप उस पर वोट दीजिए। जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट आप बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिए, रोजगार के लिए दीजिए। सिर्फ बात करते रहने से, मैंने अभी आपको गिनाया इतनी समस्या, हम तो आज देख रहे हैं तो समझ रहे हैं। आप में से बैठा हुआ कौन आदमी है जो समस्या नहीं जानता है? और आप और हम तो जान रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इसको भोग रहे हैं वो तो रोज इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब वोट करने जाता है तो इन समस्याओं के बारे में भूल जाता है, और वो वोट करता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मोदी जी का चेहरा देखकर, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। वो कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करता है। यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है मेरी समझ से। और इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि गांव गांव जाऊं, लोगों को समझाऊं, और लोग अगर समझेंगे तो नई व्यवस्था बनेगी। लोग नहीं समझेंगे तो इसको कोई सुधार नहीं सकता है। आप चाहे जिसको जिताइए, जिसको हराइए, चाहे जितनी मेहनत कीजिए, जब तक लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। बिल्कुल। पहले बिहार कर लीजिए, फिर गठबंधन पर आते हैं। पहले शिक्षा वाला चूंकि आपने सवाल उठाया, सिर्फ शिक्षा को लेकर ही नहीं, जितनी भी बातें हमने उठाई, आप ये कह सकते हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई जब आप नीतीश कुमार के साथ थे तो ये कमी आपको नहीं दिख रही थी? बिल्कुल दिख रही थी, और इसीलिए उनके साथ लगे, क्योंकि
2005 से लेकर 2012-13 का एक दौर था जिसमें बिहार में सुधार होता हम जैसे लोगों को दिखा। मैं ना नेता हूँ, ना कभी मेरा राजनीति से मेरा कोई सरोकार रहा। हमको काम की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में घूमकर काम कर सकते हैं। मैं बिहार से इसलिए आया था 2014-15 में कि नीतीश कुमार जी ने अपना पद छोड़कर चुनाव हारने के बाद मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश जी हमसे 2014 नवंबर में दिल्ली आकर मिले। उनको किसी ने बताया था कि बिहार के एक लड़के ने मोदी जी का कैंपेन किया। तो नीतीश जी जब मिलने आए, बातचीत में मैंने उनको ये जरूर कहा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 5-7 साल में आपने जो सुधार की प्रक्रिया शुरू की है, इसको आगे बढ़ाइए। आपने पद क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने बताया कि भाई लोकसभा में हमारी पार्टी हार गई। तो मेरी सोच ये थी कि भाई लोकसभा में तो हारे हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री से तो हटने के लिए कहा नहीं था। आप वापस आइए और चुनाव के नजरिए से जो मदद हो सकती है बिहार के होने के नाते हम आपकी मदद करेंगे। इसी सोच को लेकर वापस आए। और आपने देखा होगा नीतीश जी ने मांझी जी को हटाया, जब मुख्यमंत्री बने तब आए। क्योंकि लोकतंत्र में आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आपको जिसको बनाए उसको बना दीजिएगा। वो जनता को अधिकार है। नीतीश जी वापस मुख्यमंत्री बने और उनको चुनाव जिताने में हमने अब जो भी हमारी छोटी मोटी समझ थी हमने उनकी मदद की। सिर्फ चुनाव जिताने में नहीं, 7 निश्चय की परिकल्पना कराई। ये भी तय किया कि बिहार में व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन मोड में काम होना चाहिए। बिहार विकास मिशन की स्थापना करवाई। लेकिन जब हम लोग चले गए तो उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको छोड़ दिया, महागठबंधन छोड़ दिया, फिर उसी राजनीतिक बाजीगरी में फंस गए। दूसरी बात यह है कि फिर आकर मैंने नीतीश कुमार की मदद क्यों नहीं? क्योंकि आज नीतीश कुमार और 2014-15 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के आधार पर भी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद 2014 में की थी, वो व्यक्ति था जिसके राज्य में, जिसके शासनकाल में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज 2014-15 के बाद से नीतीश कुमार ऐसे प्रशासक हैं जिनको बिहार की व्यवस्था के गिरने से बर्बाद होने से कोई मतलब ही नहीं है। नेता के तौर पर नीतीश कुमार 14 में चुनाव हारे नहीं थे, लोकसभा का चुनाव हारे थे। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक उठे हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी लालटेन पकड़ के, कभी कमल को बैठ के, किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूँ, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी 2014 में, ये मैं उस नीतीश कुमार को जानता हूँ जिसने गैसल असम में रेल दुर्घटना होने पर, जहाँ करीब 200 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, नीतीश जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा को अस्वीकार किया प्रधानमंत्री के तौर पर, तो नीतीश जी ने कहा कि भाई जब 200 लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा। वही नीतीश कुमार कोरोना के कालखंड में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे बिहार के मारे मारे पूरे देश में घूम रहे हैं। मैंने उस समय उनको फोन भी किया, कई लोगों ने उनको बताया कम से कम कुछ मत कीजिए, 5 बस भेज दीजिए दिल्ली, बच्चों को इतनी सुविधा हो जाएगी। नीतीश कुमार 1 महीने घर से बाहर नहीं निकले। आज वही नीतीश कुमार हैं, छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। सही है गलत है छोड़ दीजिए, आप राज्य के मुखिया हैं, 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, आप सांत्वना के शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उस आदमी का कैसे हिसाब दिया जा सकता है? और एक अंतिम बात, जो लोग ये कहते हैं कि आपने पहले मदद किया था, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? लोकतंत्र आपको क्या बताता है? लोकतंत्र में 5 साल की अवधि क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है कि जिस नेता, जिस दल, जिस विचारधारा में भी आपका यकीन है, आप उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके लिए खड़े होइए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम नहीं किया तो वही लोकतंत्र बताता है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उनका विरोध भी होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तब तो आप राजतंत्र ला देंगे। क्या जरूरत है चुनाव का? एक बार नीतीश जी आ गए, अब जीवन भर वही रहे, एक बार मोदी चुनकर आ गए, अब जीवन भर वही रहे, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए है कि 5 वर्ष उनके काम का मूल्यांकन हो और मूल्यांकन के आधार पर फिर जनता निर्णय ले। मेरा सवाल है, मैं राहुल राणा और रफ्तार मीडिया से।